सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर साइंस यानी कि जो कि हमारा सब्जेक्ट है पीपीएस बीटेक के फर्स्ट ईयर में उसका यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड डील इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है और उसके साथ डील कर सकता है मतलब उस पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, उसी को कहते हैं अपने कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, मतलब कि कंप्यूटर के जनरेशन जनरेशन मतलब कि जो भी हमारे कंप्यूटर पहली बार बना उसके बाद जो जो भी चीजें भी उसमें अपग्रेड हुई हैं, तो वही जितनी चीजें अपग्रेड हुई हैं उसी को हमारा जनरेशन कहा जाता है। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कि था 1914 से 1950। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो थी वैक्यूम बेस्ड और जो इसकी स्पीड थी वो थी मिली सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था हमारा 1915 से 1960। इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी और जो इसमें स्पीड थी हमारी वो थी माइक्रो सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा था 1960 से 1970। इसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी और स्पीड इसमें नैनो सेकंड हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि हम जनरेशन्स में देखते हैं ये चीज कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और जो हमारी स्पीड है वो भी धीरे धीरे बहुत तेज हो रही है। जो चीज पहले हमारा मिली सेकेंड में हो रहा फिर माइक्रो में होने लगा फिर वो नैनो में होने लगा। इसके बाद था हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारा 1917 से टिल डेट तक था जिसमें हमारा बीएलसीटी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज जिस तरह की होती है उस पर हमारा स्पीड डिपेंड करता है। अभी प्रेजेंट में हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है जिसमें हम एआई बेस्ड अपने कामों को करते हैं, जिसमें एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है और उसी के द्वारा हम अपने काम करते हैं और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम हमारा होता है एक तरह का डायग्राम, मतलब कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से सब कुछ काम करता है, किस प्रकार से इनपुट लेता है, किस प्रकार से आउटपुट को शो करता है। इसी पूरी चीज को अगर हम पिक्चर में एक फोटो में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर एकेटीओ में पूछा जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमारा होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिस भी चीज से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में कुछ, तो वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में हमारे इनपुट को भेजा जाता है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या होता है कि सीपीयू। सीपीयू हमारा उस इनपुट को हैंडल करता है, मतलब उसके साथ डील करता है। अब सीपीयू के हमारे दो पार्ट हैं, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक है कंट्रोल यूनिट। ये दोनों मिलके उस डाटा पे प्रोसेसिंग करते हैं जिस प्रकार से भी प्रोसेसिंग करना होता है। अगर इस डाटा को सेव करना है या कुछ भी करना है तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाता है। उसके बाद फिर अगर हमें इस डाटा को शो भी करना है तो हम इसको आउटपुट डिवाइस की मदद से इसको हम बाहर भी निकाल देते हैं, जैसे कि मॉनिटर पे इसको हम दिखा देते हैं या फिर हम इसको प्रिंट कर लिए, प्रिंटर से निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, तो वो सब भी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अभी आगे हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे विद डिफिनेशन। तो सबसे पहले है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मतलब दिमाग। सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वेरियस ऑपरेशन। मतलब कि जो हमारा सीपीयू होता है वो डिफरेंट ऑपरेशन, जो भी हमारा ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसको कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। CPU is also responsible for communicating between input and output devices। CPU जो होता है वही वही हमारा कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में सामंजस्य को स्थापित करके रखता है। आगे देखते हैं। आगे CPU है टू पार्ट, मतलब CPU के दो पार्ट हैं, एक है ALU और दूसरा है CU। सबसे पहले ALU। ALU क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑल लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन टेक प्लेस ऑन दिस यूनिट। मतलब जो भी हमारी लॉजिकल जिसमें कि लॉजिक लग रहा हो या फिर मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल जैसे 2/5 कितना होगा, ये सब चीजें, या कोई लॉजिक लग रहा है कि 5 and 2 इसका आंसर कितना होगा, ये सब चीजें जो हमारे परफॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट के द्वारा परफॉर्म होता है। उसके बाद दूसरा यूनिट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इंटायर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। मतलब सभी जो भी फंक्शन या फिर कहें ऑपरेशन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है उन सबको हमारा कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्लॉक डायग्राम का, वो है मेमोरी यूनिट या फिर मेमोरी स्टोरेज यूनिट।
मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या होता है या मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट मतलब क्या होता है, ये एक तरह समझो एक तरह का स्पेस होता है। स्पेस होता है मतलब जगह जिसमें हम कोई भी अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, उसी को कहा जाता है मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन डाटा इनटू द कंप्यूटर नोन एज स्टोरेज यूनिट, ठीक है, मतलब क्या है कि ये डाटा को और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और इसको हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। मेमोरी हायरार्की इज शोन बिलो। मेमोरी हायरार्की मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी लगी होती है वो कई टाइप्स की होती है, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होती है और उनका अलग अलग कॉस्ट भी होता है, तथा वो हमारे कंप्यूटर में अलग-अलग साइज़ के भी लगे होते हैं। जैसे कोई मेमोरी यूनिट हमारा बहुत ज़्यादा साइज़ का होगा, 512 जीबी का होगा, कोई होगा हमारा वो सिर्फ़ 10 एमबी का होगा। तो इसी प्रकार से वो अलग-अलग साइज़ के भी हमारे कंप्यूटर में लगे होंगे। तो कौन-सा मेमोरी क्या होता है उसी के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा स्पीड जो होता है ना वो बढ़ता रहता है, मतलब रजिस्टर मेमोरी की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, फिर होगी कैश मेमोरी की, फिर होगी प्राइमरी मेमोरी की, उसकी सबसे कम स्पीड होगी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑफलाइन डिस्क भी कहते हैं, जैसे एसडीडी होता है, तो वो सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। आगे इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रजिस्टर मेमोरी होता है, तो इट इज अ इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ठीक है, ये क्या होता है, एक इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, इट इज अनदर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो कि वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। वोलेटाइल इन नेचर मतलब क्या होता है कि अगर उसमें हम एक बार डाटा को सेव कर दिए और अगर हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे तो उसमें से हमारा सारा डाटा जो होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा, इसी को कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा रन वेरी फास्ट बट इन इट इज एक्सपेंसिव मेमोरी, ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही फास्ट रन होता है लेकिन ये भी हमारा एक्सपेंसिव मेमोरी है, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। अब तीसरा हमारा है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम होता है वो बोथ है रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो रोम होता है हमारा यानी रीड ओनली मेमोरी होता है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो रैम होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि हमने अगर उसमें कुछ डाटा को स्टोर किया हुआ है, अगर हम अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करते हैं तो वो सारा डाटा उसमें से उड़ जाएगा, इसको कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर। और जो रोम होता है हमारा वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, मतलब इसमें हम अगर कोई डाटा को स्टोर कर दिए हैं तो उसके बाद हम चाहे जो करें रिस्टार्ट कर दें तभी वो हमारा डाटा उसी मेमोरी में सेव रहेगा। बाद है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ए लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इसमें हम बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 512 जीबी स्टोर कर दिए, 1 टीबी, जो ये सब डाटा हम 1 टीबी का डाटा, 512 जीबी, 32 जीबी, ये सब डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो जनरली हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारा नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे कि पेन ड्राइव है, हैंड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब जो हमारे हैं वो सब होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद अब कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पहला है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड अ प्री डिफाइंड टास्क, मतलब क्या होता है, कुछ हम इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब कि जैसे यहाँ जाओ, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक में बांध के रख दें, ठीक है, ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो किसी काम के लिए होंगे। जैसे मान लो कि हमारा एक मैगी बनाना काम है, ठीक है, हमारा मैगी बनाने का काम है। अब इस मैगी बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे कि सबसे पहले मैगी खरीद के लेके आओ, पैकेट को फाड़ो, पानी गरम करो, मैगी को उसमें डालो, जो भी चीजें हमारी हैं मैगी बनाने, इनको हम अगर एक चीज में एक तरह के बांध के कॉपी में लिख के रख दें, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है मैगी बनाने का। समझ गए। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा,
सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर एक्टिविटी। मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर एक्टिविटी करता है वो क्या होते हैं, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही करवाया जाता है, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद यूजर डजंट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूजर होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग टाइप। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी मैनेजर। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। सबसे पहला इसमें है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए या फिर पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के। ये हमारा डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को भी बना देंगे तो भी अच्छा होगा। मतलब देखिए क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, वो आपस में किस प्रकार से साझा करते हैं ये तो यूजर नहीं देखता है। यूजर क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चीज़ों को देखता है। जैसे आपने विंडोज पे अपने व्हाट्सएप को खोला, तो व्हाट्सएप कैसे डाटा को ला रहा है, कैसे डाटा को फेच कर रहा है, इसको आपको नहीं मतलब है। व्हाट्सएप लाएगा, वो विंडोज पे आपको दिखाएगा और आप यहाँ विंडोज से अपना काम कर रहे हैं। तो आप हैं यूजर, आप विंडोज से काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कैसे डाटा आ रहा है वो आपको नहीं जानना है, आपका बस यहाँ पे काम हो जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इंटरफेस होता है यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा कई सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग मैनेजमेंट etc। अब कुछ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड भी होता है जो कि आपके फ़ोन में होता है, लिनक्स भी एक कंप्यूटर बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एप्पल का अगर हम देखें तो उसमें हमारा मैक ओएस होता है, ये सिर्फ एप्पल्स के अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो उसी में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सिंगल प्रोग्राम और सेटअप प्रोग्राम। अब देखो यूजर जो हमारा इंटरेक्ट करता है, जैसे अब वहां पे आएगा, हमारा विंडोज को ऑन किया यूजर मान लो, तो वो क्या करेगा, जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हीं के साथ खेलता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो जो यूजर होता है वो इंटरेक्ट, मतलब कि जो अपना काम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सिंगल प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, एक सिंगल प्रोग्राम भी होता है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम। जैसे आपने कई सारे ऐसे एप्स देखे होंगे, उसी एप्स के अंदर ढेर सारे एप्स होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कुछ कह रहा है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेज। जो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं उनको एप्लीकेशन पैकेज कहा जाता है। एप्लीकेशन पैकेज में भी मशीन डिपेंडेंट और मे बी नॉट, यानी कि जो एप्लीकेशन पैकेज होता है वो मशीन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। अब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल पूछा जाए, वो तो हर कोई जानता है। क्या आप दिन भर यूज करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स वाले, बीजीएमआई, फ्री फायर, सीओडी, बहुत सारे हैं। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, सिस्टम कम्युनिकेशन होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी दो तरह की होती है, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है वो मशीन ओरिएंटेड होती है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी। मतलब ये जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है। बाइनरी मतलब या तो जीरो होती है या तो वन होती है। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर टू पार्ट्स। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसका कहने की ये मतलब है कि जो लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है वो क्या होती है, वो मशीन ओरिएंटेड होती है। मतलब यूजर उसको, ऐसे कोई नॉर्मल इंसान उसको आसानी से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होती है, बाइनरी में लिखी जाती है। बाइनरी में लिखी जाती है मतलब क्या होता है कि बाइनरी में हमारा दो चीजें होती हैं, एक होता है जीरो या तो वन। तो कोई लैंग्वेज जो हमारा सिर्फ इन्हीं दोनों में लिखा गया है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एक है हमारा मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली मशीन लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज क्या हुआ है, जो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, कहा जाता है। मतलब ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज हुआ था। मशीन लैंग्वेज आर ओनली लैंग्वेज दैट आर डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर।
मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है, मतलब उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। देयर आर नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, मतलब इसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए क्योंकि इसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है? रन वेरी फास्ट बिकॉज देयर आर नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, मतलब कि ये बहुत ही फास्ट रन होता है क्योंकि इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपर्ट पर्सन कैन बी ओनली रीड, मतलब कोई जो एक्सपर्ट पर्सन होगा सिर्फ वही इसको पढ़ सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारा ये मशीन लैंग्वेज है, ये हमारा 0 और 1 मतलब कि बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान इसको नहीं पढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। द सेट ऑफ द सिंबल्स एंड लेटर आर रिप्लेस्ड इन मशीन कोड। इसमें क्या होता है कि हम सेट ऑफ कुछ हम सिंबल्स और लेटर का यूज करने लगते हैं अपने मशीन कोड में, तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड असेंबलर। जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम की जो मशीन कोड हमारा होता है उसके कोड को हम कुछ सिंबल्स और लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, इस प्रोसेस को हमारे असेंबलर कहा जाता है। एडवांटेज सिंबलिक प्रोग्रामिंग से हमारा एक एडवांटेज है कि हम सिंबल्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि मशीन डिपेंडेंट ओनली वन कंप्यूटर ऑपरेट, मतलब क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग मशीन पे अलग अलग तरह से ये चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा था वो था हाई लेवल लैंग्वेज। पहला था हमारा लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा दूसरा हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर सुटेबल फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारा क्या था, वो ये हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, मतलब जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इस लैंग्वेज को लिखा जाता है, या फिर यह उसी के लिए सिर्फ सुटेबल होता है, मतलब जिसके लिए लिखा गया होता है सिर्फ उसी को सॉल्व करने के लिए सुटेबल होगा। अब इसके लिए कुछ हमारे एग्जांपल हैं, जैसे कि फोरट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये बिजनेस के जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए कोबोल का यूज किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज है हमारा कि इसको हम इजी डिबगिंग होता है, मतलब बग क्या होता है, बग मतलब होता है जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाता है या वो सही से नहीं चलता है तो उसी को हम बग कहते हैं, ठीक है। तो जब उस बग को ही सॉल्व करना डीबगिंग कहा जाता है, मतलब बग को जब हम रिमूव करते हैं तो उसी को हम डीबगिंग कहते हैं। तो जो डीबगिंग होता है वो इजी होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि इजियर राइटिंग टू कोड, मतलब इसका जो कोड राइटिंग होता है वो भी आसान होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर, मतलब इसका जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है हार्डवेयर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग ऑफ लॉजिक। ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से अब हमारा मेनली सी लैंग्वेज शुरू हो रहा है। तो अब सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल का यूज करते हैं, तो हमें उनका नाम पता होना चाहिए कि हम उसको समझ सकें, और अगर हमें किसी को बताना भी हो तो बता भी सकें। तो इसलिए हमें उस सिंबल का नाम पता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं या फिर डायरेक्टली बोलते हैं। ये ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, या एरे को डिफाइन करने के लिए इसको फंक्शन सिंबल बोलते हैं या पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। ये होता है कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, फिर नीचे हमारा सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, फॉरवर्ड स्लेश, बैकवर्ड स्लेश, अंडरस्कोर, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर अगर लेस देन ग्रेटर देन दोनों लगा हो तो उसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, और इसको एट द रेट। अब यहाँ पे क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल कोडिंग ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब नीचे जो चीजें लिखी हुई हैं ये लगभग हमारे हर सी के प्रोग्राम में यूज की जाएंगी। तो वो क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हेज इंक्लूड स्टीडियो डॉट। ये क्या होता है, हमारा स्टीडियो हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है, हेज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मतलब हम कोनियो डॉट एच, मतलब कि कोनियो एक हेडर फाइल है, उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है वाइड, और फिर यहाँ पे स्पेस दिया जाता है। उसके बाद मेन, यहाँ पे पेरेंथेसिस। वाइड क्या होता है, वाइड को हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। किसी भी अगर वर्ड के सामने पेरेंथेसिस लगा हुआ है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, तो यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप दिया हुआ है वाइड। इन सबको आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद CLR SL। CLR SL से क्या होता है, हमारा जो स्क्रीन होता है, कौन सा स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा
उस चीज को वो क्लियर कर देता है। उसके बाद है प्रिंटअप। प्रिंटअप क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन का क्या होगा? देखो ये हमेशा पैरेंथेसिस के साथ लिखा जाएगा। तो फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट्स में लिखा है नाम आईटेक। जो भी हमने अपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है प्रिंटअप के साथ, तो वो चीज हमारा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद फिर प्रिंटअप है, उसके बाद फिर सिलेक्शन लगा हुआ है, उसके बाद क्लास बीटेक सीएस है। तो सिलेक्शन क्या करता है? जब ये एक बार ये प्रिंटअप हो जाएगा, मान लो एक बार ये प्रिंटअप हो गया आईटेक, तो आईटेक के बाद जब ये सिलेक्शन रीड करेगा हमारा प्रोग्राम, तो इसका पॉइंटर न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, और जब ये न्यू लाइन में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इसका फिर से जो आगे आउटपुट है कि क्लास बीटेक सी एस, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और गेट सी एच का यूज क्यों किया जाता है? गेट सी एच का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि ये सारी चीजें हमारी आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल हों। अगर हम गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो ये सब चीजें हमारी आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो। देखिए हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि CLR SR मतलब क्लियर स्क्रीन होता है। इसका मतलब होता है कि डाउन चला जाए। प्रिंटअप मतलब क्या होता है? राइट करने के लिए। और ये दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्किंग है ना, तो वो नेसेसरी होती है कंडीशन। सो अब हम देखने जा रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहला हमारा आता है इंटरप्रेटर और दूसरा हमारा होता है कंपाइलर। ठीक है, ये दोनों हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। मतलब ये जो हम सोर्स, जो हम कोड को लिखते हैं अपने कोड एडिटर पे, जैसे कि हमारा टर्बो है, उस पे जो चीजें लिखते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इज कन्वर्टेड सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। मतलब इंटरप्रेटर जो होता है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? तो इट रीड फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड, आफ्टर रीडिंग इट कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। मतलब ये सबसे पहली लाइन को लिखता है, एक लाइन को पढ़ा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मशीन कोड मतलब ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद दूसरी लाइन को रीड किया, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। फिर तीसरी लाइन को रीड किया, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कर करके ये सारी कोड को रीड कर लेता है, उसको मशीन कोड यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है हमारे पास कंपाइलर। ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये भी क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर कोई एरर होता है तो ये जनरेट भी करता है। अगर इसमें भी कोई एरर होगा, मतलब कि अगर सोर्स कोड से हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, अगर कोई आता है एरर, तो हमारा एरर उसी लाइन पे वो बता देगा कि कहाँ पे एरर आया हुआ है। कंपाइलर को समझते हैं। तो कंपाइलर इज सिमिलर टू द इंटरप्रेटर, दैट इज कि ये भी क्या करता है? कन्वर्ट सोर्स कोड टू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। मतलब ये भी हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी जो वर्किंग होती है वो इंटरप्रेटर से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है ये समझते हैं। इट रीड होल प्रोग्राम इन वन शॉट, आफ्टर रीडिंग इट इट कन्वर्ट टू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर था वो क्या कर रहा था? वो लाइन बाय लाइन चल रहा था। ठीक है, लाइन बाय लाइन। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है ये क्या कर रहा है? ये वन शॉट में कर रहा है। ठीक है, जैसे आप वन शॉट में पूरे यूनिट खत्म तक कर दे रहे हैं, वैसे ही कंपाइलर हमारा होता है कि वन शॉट मतलब एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेगा और उसको डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है हमारा? वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है और लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता रहता है मशीन कोड में। समझ गए आप दोनों की कैसे इसकी वर्किंग एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट हमारा आता है असेंबलर। तो द असेंबलर हैव कलेक्टेड द सेट ऑफ सिंबल एंड लेटर एंड रिप्लेस इनटू असेंबली कोड। मतलब जो भी अब था उसमें लेटर्स या सिंबल्स रहेंगे उसको मशीन कोड में कर देगा कन्वर्ट। अब उसके बाद आता है लिंकर। लिंकर क्या होता है? इट रीड द ऑब्जेक्ट कोड एंड जनरेट द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द लोडर। जो ऑब्जेक्ट कोड था, ठीक है, जो भी हमारा इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर का यूज करके हमने जो अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया था, उसको ये लिंकर रीड करता है। उसके बाद उसको ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसका यूज करता है लोडर। आगे देखते हैं कि लोडर क्या होता है। तो लोडर हमारा, लोडर रीड द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम द लिंकर, देन लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एंड रन इट। मतलब कि जो लोडर होता है वो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल जो यहाँ पे लिंकर ने क्रिएट की थी उसको रीड करता है और उसको फिर हमारे सिस्टम में या फिर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है और उसको रन करता है। ठीक है, समझ गए आप इसकी वर्किंग। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसकी वजह से आप अच्छे से समझ जाएंगे। और सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास आता है सोर्स कोड। ये हमारा होता है इनपुट की तरह समझो।
अब यहाँ पे फिर हमारे पास होता है या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। इन दोनों की ही मदद से हम उसको सोर्स कोड को अपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई एरर आएगा तो वो बीच में ही दिखा देगा, यहाँ पे ये एरर है, उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर वहां पे वो हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कोड को जो लिंकर के पास जाता है, तो लिंकर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को लोडर रीड करता है और उसको मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में एग्जीक्यूट कर देता है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। सो नेक्स्ट है अब हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? ए प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय स्टेप बाय साइंटिफिक वे इज कॉल्ड एल्गोरिथम। मतलब किसी अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम कोड ना करके, मतलब उसका प्रॉपर कोड ना लिख के, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, भले ही हम उसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत कोड मिला के लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या है, जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, डेफिनेटनेस है एंड फाइनाइटनेस है। इनपुट मतलब क्या होता है, इट शुड बी एटलीस्ट वन इनपुट, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक, कम से कम एक इनपुट तो होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है, आउटपुट, क्या है कि यहाँ पे कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेट है, डेफिनेटनेस मतलब क्या है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, मतलब कि डुप्लीकेट, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेट्स बिटवीन टू इंस्ट्रक्शन, मतलब कि दो इंस्ट्रक्शन के बीच में ऐसा नहीं हो कि डुप्लीकेट, मतलब वही चीज तुम बार बार लिखे जा रहे हो। फाइनाइटनेस, द नंबर ऑफ स्टेप मस्ट बी फिक्स्ड, मतलब कि ये नहीं कि हम इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनाइट हो, मतलब कि उसको हम गिन सकें, 10 12 20 15 7 9, उसको हम गिन सकें, उतने स्टेप होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे हमारे दिया हुआ है, सो अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है कि टू राइट एल्गोरिथम सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब हमें दो नंबर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स होनी भी तो चाहिए, तो मान लेते हैं कि क्या होंगे, हमारे पास एक ए नंबर होगा, एक बी होगा। अच्छा, उसका सम क्या होगा, ए प्लस बी कर देंगे तो वही सम होगा। अब ए होगा, एक बी होगा, तो इसकी तो ए बी, तो मतलब इसमें हम ऐसे कर नहीं सकते, इसका हमें कुछ वैल्यू चाहिए न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू चाहिए तो उसको हमको लेना होगा, मतलब कि उसको हमको इनपुट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, तो जब हम इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमें उसको दिखाना होगा। दिखाना मतलब क्या होगा कि आउटपुट करना होगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनपुट लेंगे और बी को, उसके बाद उसका सम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको दिखा देंगे। तो एल्गोरिथम में देखो, सबसे पहले क्या किया, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, अपने प्रोग्राम को, उसके बाद ए बी को इनपुट लिया, उसके बाद उनका सम कैलकुलेट किया और उस सम कैलकुलेट करने के बाद उसको हमने इसमें रख लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने सम को डिस्प्ले कर दिया और अपने प्रोग्राम बंद कर दिया। यही था हमारा एल्गोरिथम। नेक्स्ट है अब हमारा क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। मतलब कि जो हमने यहाँ पे ये एल्गोरिथम है हमारा ना, उसको हम पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स हैज ओन मीनिंग, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स, जैसे कोई ऐसा बॉक्स होगा, कोई ऐसा बॉक्स होगा, कोई ऐसा बॉक्स होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस का यूज करते हैं और इन सभी बॉक्सेस का अलग अलग मीनिंग होता है। फ्लो चार्ट आल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। फ्लो चार्ट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिंबल्स क्या क्या हैं और उसके मीनिंग क्या क्या है, जो भी हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। सबसे सबसे पहले आता है हमारा ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स का यूज किया जाता है स्टार्ट या स्टॉप को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दूसरा है हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब थोड़ा ऐसा, आप लोग जानते हैं कैसा बनता है, तो इसके इसलिए यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट को लेने के लिए। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोसेस बॉक्स, तो जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो अपने इस बॉक्स में दिखाएंगे। उसके बाद आता है हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप का यूज किया जाता है डिसीजन या फिर कंडीशन बॉक्स की तरह, ठीक है। डिसीजन मतलब कि डिसीजन लेना हो कि जैसे मान लो आप जा रहे हैं कहीं और को डिसीजन लेना है कि इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं, तो इस तरह की चीजों में, ठीक है, तो वहां पे हम डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एरोस, ठीक है, जैसे ये एरो है, तब हर डायरेक्शन की में एरोज हैं, तो इनको कहते हैं, ये डाटा फ्लो डायरेक्शन को शो करते हैं। उसके बाद है हमारा सर्कल। सर्कल क्या करता है, ऑनलाइन कनेक्टर होता है। उसके बाद है हमारा पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, ये ऑफलाइन कनेक्टर होता है। क्वेश्चन है हमारा, टू डिजाइन अ फ्लो चार्ट सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब हमें सम ऑफ टू नंबर्स का फ्लो चार्ट को डिजाइन करता है। तो सबसे पहले हमने ये जाना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, एल्गोरिथम का होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम को अगर हम पिक्चर में दिखा दें तो वही हमारा होगा फ्लो चार्ट।
तो देखो, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया था अपने सम के लिए, उसमें सबसे पहले था स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बना दिया, स्टार्ट। और स्टार्ट को हम इलेक्ट्रिकल बॉक्स में शो करते हैं, तो हमने इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल में रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया था कि ए और बी को इनपुट लिया था। अब इनपुट आउटपुट के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हमने इनपुट ए बी को पैरेललोग्राम में रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे वहां पे, हमको इसको कर रहे थे सम। तो ये हम भले इसको सम कर रहे थे, जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो ये एक तरह का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम किस में रखेंगे, अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उसके बाद क्या था हमारा कि जो ये सम हो गया, प्रोसेस हो गया, फिर इसको शो भी तो करना है। तो शो करना है मतलब क्या करना है, आउटपुट लेना है। तो इसी आउटपुट को अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, फिर से पैरेललोग्राम यूज करेंगे और डिस्प्ले सी यहाँ पे लिख देंगे। मतलब जो भी चीजें हमने वहाँ पे कराई थी एल्गोरिथम में, उसी चीज को बॉक्स के अंदर लिख दिए हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा स्टॉप हो गया प्रोग्राम। और यहाँ बीच बीच में हम एरोज लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारा दिखाता है कि किस डायरेक्शन में डाटा जा रहा है। स्टार्ट हुआ, इनपुट हुआ, फिर सम कैलकुलेट हुआ, फिर डिस्प्ले हुआ, फिर खत्म हो गया प्रोग्राम, टर्मिनेट हो गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन अगला आता है, क्या है कि टू ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ इनपुट टू नंबर एंड फाइंड बिगर देम। ठीक है, मतलब कि हमें दो नंबर इनपुट करना है, दो नंबर इनपुट करना है, मतलब ए बी को इनपुट करना है, और इनमें से जो बिगर रहे, बिगर मतलब क्या है कि जो बड़ा रहे उसको हमें शो करना है, यानी आउटपुट में दिखाना है। तो इसका सबसे पहले क्या सोचते हैं, अगर इसको हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, अब सबसे पहले हमें नंबर चाहिए होगा, तो ए बी को इनपुट ले लेंगे। उसके बाद क्या है कि अब हम चेक करेंगे, ठीक है। इफ का यूज किया जाता है चेक करने के लिए, इसको आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस इसको समझ लीजिए। इफ क्या है कि अगर ए बड़ा है बी से, ए हमारा बड़ा होगा बी से, तो हमें ए को दिखाना है, मतलब हम शो कर देंगे ए को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एल्स, या तो इफ होगा या तो एल्स होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी कि अगर ए नहीं बढ़ा है तो जाहिर सी बात है बी बड़ा होगा, तो हम बी को शो कर देंगे। तो वही चीज हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये शो हो गया, फिर हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। देन नेक्स्ट अब इसका हम फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या था, स्टार्ट था, हमने यहाँ पे स्टार्ट बनाया, अब उसको इलेक्ट्रो में रख दिया। फिर क्या है, इनपुट करना है, तो पैरेललोग्राम में उसको कर लेंगे इनपुट। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना, कौन सा पड़ा, ये सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ डिसीजन कौन सा लेना है। तो ये डिसीजन लेना है, तो डिसीजन के लिए या कंडीशन के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है, डायमंड बॉक्स। तो यहाँ पे डायमंड लगा दिए। अब देखो, डायमंड बॉक्स से हमेशा दो एरो निकलती है, ठीक है। एक ट्रू के लिए कि अगर ये चीज ट्रू होता है, मतलब क्या है कि ये सही है, ए ग्रेटर देन बी अगर सही है तो उसको कहते हैं कि ये ट्रू हो गया, ठीक है। अगर ये गलत हो गया कि नहीं, ये हम गलत लिखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं फॉल्स। तो अगर ए ग्रेटर देन बी हमारा सही हो जाता है तो हम ए को दिखा देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बी को दिखा देंगे, ठीक है। वही यानी कि इफ एल्स वाला ही चीज है। उसके बाद एट द एंड हमें स्टॉप करना है, तो दोनों को स्टॉप से मिला दिए। नेक्स्ट है हमारा सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो डेवलप किया गया था, वो किया गया था डेनिस रिट्जी, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है। ये किस ईयर में डेवलप हुआ था, 1972 में। कहाँ पे हुआ था, बेल लैब, यूएसए के अंदर एक बेल लैब है, वहीं पे ये डेवलप हुआ था। अब टाइप ऑफ लैंग्वेज हमने पढ़ाई है कि क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, जो कि हमने पीछे भी पढ़ रखा है कि क्या होता है। सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो करते हैं, फिर कोनियो करते हैं, फिर वाइड मेन फंक्शन को प्लेन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे वही चीजें हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद गेट सीएच का यूज किया जाता है, जिससे कि वो प्रोग्राम हमारा आउटपुट विंडो पे शो हो जाए, जो भी हमारा आउटपुट रहे। अब देखो, अब यहाँ पे आता है स्टीरियो। स्टीरियो क्या होता है, स्टीरियो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है हेडर। मतलब जो स्टीरियो डॉट एच लिखते हैं हम, तो ये हेडर फाइल है, और डॉट एच क्या है, इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास MP3 फाइल होता है, तो उसका जो नेम होता है, नेम डॉट MP3 होता है, तो MP3 क्या है, उसका एक्सटेंशन है। कोई हमारे पास इमेज फाइल होता है तो उसका डॉट JPG लिखा है, क्या है, इसका एक्सटेंशन है, जो कि उस फाइल के टाइप को बताता है। ये क्या है, ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट है, ये क्या है, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट है। ये सब चीजें हमने पीछे भी पढ़ रखी है। उसके बाद आता है, इस पूरे का मतलब क्या है कि दिस कमांड इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम फ्रॉम सी हेडर फाइल बिफोर कंपाइलेशन ऑफ कोड।
ठीक है, ये कमांड क्या करता है, ये स्टीडियो यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। वाइड मेन क्या है, एंट्री फंक्शन वेयर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, मतलब जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो समझो ये एक स्टार्टिंग फंक्शन है, ये नहीं रहेगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, ये ओपन कर लिए, ठीक है, ये क्या है, क्लोज कर लिए। ये क्या है, गेट सी एच, गेट सी एच मतलब क्या है, इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम ऑल यूजर। उसके बाद क्या है, कोनियो, क्या है, कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, द नेम ऑफ द वेरिएबल एरे फंक्शन ईटीसी का आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले क्या देखो कि हम सबका क्या होता है, एक नाम होता है, इसी नाम के द्वारा ही हम जाने जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, उसी प्रकार से हमारे सी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं या एरे होता है, फंक्शन होते हैं, इन सब का क्या होता है, एक नाम दिया जाता है जिससे कि उनको हम पहचान सके, उनकी एक आइडेंटिटी हो। नाम से ही हमारी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो उस सभी जो भी वेरिएबल होंगे या एरे होंगे या फंक्शन होंगे, उन सबका भी एक क्या होता है, नाम होता है, उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं। अब कुछ हमारे हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर क्या होते हैं और इनवैलिड क्या होते हैं। देखो जैसे कि ए लिख दो, बी लिख दो, आर अल्फाबेट का लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट नाम यूज कर लो इंग्लिश के। उसके बाद तुम चाहो तो गिनती भी लिख सकते हो, अगर गिनती हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, वैलिड है। इनवैलिड में हमारे क्या आती हैं कि अगर हम नाम के बीच में जैसे स्पेस दे दें, जैसे लिख दें हम XYZ और फिर स्पेस देके CBC लिख दें, तो ये क्या है, ये हमारा एक वैलिड नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं हो सकता है। उसके बाद किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम है वो क्या है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, उसके बीच में हम हाइफन नहीं लगा सकते हैं, डैश नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर एंड सिंबल नहीं लगा सकते हैं, एट द रेट नहीं लगा सकते हैं किसी आइडेंटिटी। ये सब क्या है, इनवैलिड टाइप के होते हैं। मतलब कि हम कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेट लिख लो, उसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद हम नंबर्स को भी लिख सकते हैं। ये सब हमारे सही नाम देने के तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज अ स्टैंडर्ड रेडीमेड आइडेंटिफायर। ठीक होते हैं, ऑलवेज रिटर्न इन द स्मॉल लेटर, टोटल 32 कीवर्ड्स इन द सी प्रोग्राम। अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब कुछ चीजों के जो नाम है ना, सी प्रोग्राम के जिन्होंने बनाया है उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं कि इसके नाम यही रहे। रेडीमेड आइडेंटिफायर है, मतलब कि वो ऑलरेडी बने बनाए हैं सी प्रोग्राम में, और ये क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये हमेशा जो रेडीमेड आइडेंटिफायर है उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंट है, फ्लोट है, वाइड है, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया था। और जो भी ये हमारे आइडेंटिफायर होते हैं, अगर हम चाहें कि हम अपने पास से एक नया कोई हम चाहें कि वाइड बना दें, एक इंटू वाइड बना दें, अगर हम कोई वेरिएबल का नाम वाइड रख दें तो ये हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये पहले से डिफाइन। उसके बाद आता है स्काई कोड। स्काई कोड क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये टोटल कितने हैं, टोटल 226 कोड हैं, इसमें से 65 टू 90 क्या है, A to Z, मतलब जैसे ए का कोड क्या होगा स्काई में 65 होगा, बी का क्या होगा 66 होगा, सी का क्या होगा 67 होगा, डी का क्या होगा 68 होगा, इसी तरह से क्या होगा, जेड का क्या होगा 90 होगा। ये हमारा कोड है, क्योंकि हर जैसे देखो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो तो लेटर्स को समझता नहीं है, वो तो 0 1 की इसको समझता है। तो लेटर्स को सबसे पहले हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, 0 1 यानी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है स्काई वैल्यू हमारा। ठीक है, इसको आप और गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका देखो 97 से 122 तक हमारा स्मॉल लेटर्स में होता है, जैसे ए का क्या होगा 97, बी का क्या होगा 98, उसी प्रकार से अगर जेड का देखें तो क्या होगा 122, वाई का देखें तो क्या होगा 121। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स। इसी प्रकार से जो भी लिखी जाती हैं चीजें नंबर्स के अलावा, उन सबके एक इसका एक कोड होता है, वैल्यू होता है, उसको आप गूगल पे जाके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप्स इज फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज अलोंग विद द सेट ऑफ रूल्स। मतलब क्या है कि कुछ जो भी हम वैल्यू अपने प्रोग्राम में जो भी चीजें हम लिखेंगे वो क्या होती है, डाटा। डाटा मतलब क्या होता है, डाटा हमारा देखो क्या होता है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, फाइल कोई हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, डाटा डाटा होती हैं। तो इन्हीं डाटा को हम कितने प्रकार से हमारे सी में डिफाइन किया गया है, उसी को हम बोलते हैं डाटा टाइप। अब मेनली जो डाटा टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दूसरा क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, तीसरा क्या है, डिराइव्ड डाटा टाइप्स, और चौथा क्या है, वाइड डाटा टाइप्स। ये डाटा टाइप्स के हमारे 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले प्राइमरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स में हमारे 4 टाइप्स के डाटा टाइप। पहला है इंटीजर,
दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कैरेक्टर और चौथा है डबल। अच्छा, अब इंटीजर किसको कहेंगे? जो भी हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे क्या है, 1 है, 2 है, 500 है, 1000 है, 2000 है। अगर इसको हमें स्टोर करना है अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसको इंटीजर डाटा टाइप के लिए में स्टोर करेंगे, ठीक है। और इंटीजर डाटा टाइप को इंट से लिखा जाता है। समझ में आई बात? मतलब जो भी हमारी डेसिमल वैल्यूज होंगी उसको हम अगर सी में स्टोर करना है तो उसको हम इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर करेंगे और इंटीजर को लिखा जाता है इंट से। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप जो हमारा है वो है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट में जो भी हमारी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज मतलब क्या है, जैसे कि हमारा 1.5 हो गया, 2.9 हो गया, 67.8 हो गया, ये सब जो वैल्यूज हैं उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट वैल्यू, और इसको हम फ्लोट डाटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या है, ए टू जेड को हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। डबल क्या होता है? डबल होता है हमारा फ्लोट जब बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। जब फ्लोट हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो उसको कहते हैं, उसको हम फ्लोट के अंदर नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि जो भी हमारे डाटा टाइप्स होते हैं उनका एक लिमिट होता है कि वो कितने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट में हम ज्यादा डाटा टाइप्स को नहीं स्टोर कर सकते, तो उसके लिए हमारा आता है डबल। डबल में हम ज्यादा डाटा टाइप अपने स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ डाटा टाइप्स हैं और उनके साइज, रेंजेस और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है साइंड। साइंड में देखो, साइंड में और अनसाइंड में क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे वैल्यूज हमारी माइनस में जाएंगी और वहाँ पे माइनस में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारा कैरेक्टर है तो देखो, कैरेक्टर हमारा क्या होता है, वो होता है 1 बाइट का, ठीक है। 1 बाइट का होता है और उसकी रेंज क्या होती है, -128 से 127। अगर हम अनसाइन में देखें तो क्या होगा, 0 से 225, तो इसकी रेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, मतलब कि जो चीजें हम लिख देंगे तो हमारा प्रोग्राम समझेगा कि हम कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं, तो होता है %c इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर हमारा 2 बाइट का होता है। इंट क्या होता है, इंट हमारा क्या होता है, 2 बाइट का होता है। और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज ये होता है -32 768 टू 32 768 तक। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, यानी %d हम लिख देंगे अपने प्रोग्राम में तो प्रोग्राम हमारा समझेगा कि ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, %ld। ld लगाने से वो प्रोग्राम हमारा समझ जाएगा कि ये लॉन्ग, और इसकी रेंज यहाँ पे दी। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट भी हमारा 4 बाइट्स का होता है और इसको हम %f से लिखते हैं। इसकी जो रेंज दी हुई वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा डबल। डबल क्या होता है, डबल हमारा 8 बाइट्स का होता है और इसकी जो रेंज है यहाँ पे दी हुई है और इसके लिए हम %lf लिखते हैं, समझ गए। उसके बाद आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल मतलब कि डबल का भी डबल, तो इसके लिए हम %LF लिखते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? और इसकी जो साइज होती है वो 10 बाइट्स होती है। इन सबको आप याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन मतलब क्या है, कि ऐसे फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब वो लगभग हर प्रोग्राम में आपके यूज ही होंगे और वो ऑलरेडी हमारे सी में डिफाइंड है। सबसे पहले आता है हमारा स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। कोई भी वैल्यू को अगर हमें इनपुट लेना है यूजर से तो वो हमारे इनपुट ले लेता है। इसका जो सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पे दिया हुआ कैसे। सबसे पहले स्कैनफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और हम डबल कोट्स में अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। जैसे कि हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है तो %c, इंट लेना है तो %d, फ्लोट लेना है तो %f, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर पे लगाएंगे एंड। उसके बाद क्या है, वेरिएबल। जो भी हमारे वेरिएबल का नाम होगा, मान लो कि हमारे वेरिएबल का नाम है a, तो हम ए यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, %d, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है। एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि इनपुट 2 वैल्यूज इंटीजर फ्रॉम द यूजर। जैसे हमें 2 वैल्यूज को इनपुट लेना है जो कि इंटीजर है, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी यहाँ पे लिख दे। एंड को एड्रेस भी कहते हैं और यहाँ पे ये इंटीजर है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने %d लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटअप फंक्शन। प्रिंटअप क्या करता है कि राइट द कंटेंट इन द आउटपुट विंडो, मतलब कि जो भी चीजें अगर हमें आउटपुट विंडो पे शो करनी होती हैं तो उसको हम प्रिंटअप के द्वारा शो करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि प्रिंटअप लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद सेम डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएबल होता है उसका नाम लिखते हैं और वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है उसी के अनुसार उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाएगा। एग्जांपल है क्या, डिस्प्ले 2 वैल्यूज जो कि इंटीजर हैं इन द आउटपुट विंडो। 2 वैल्यूज को करना है तो सबसे पहले प्रिंटअप लिख दो और फिर ए बी यहाँ पे रहेगा ही और यहाँ पे डबल कोट्स में %d लिख दो क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं और यहाँ बीच में कॉमा रहेगा।
और यहाँ लास्ट में हमारा सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन मतलब क्या होता है? जैसे फुल स्टॉप। जैसे इंग्लिश में आपका सेंटेंस खत्म होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरीके से प्रोग्राम में जब आपका सेंटेंस खत्म होता है तो आप सेमीकोलन लगाते हैं। देन हमारा फंक्शन है गेट्स। गेट्स का फंक्शन क्या होता है? इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। मतलब ये क्या करेगा, अगर कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर। सेट ऑफ कैरेक्टर जैसे कि किसी का नाम, ठीक है, नाम जैसे कि है ताजमहल, तो ये जो ताजमहल लिखा हुआ है ये सेट ऑफ कैरेक्टर है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को मिला के बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंग। और अगर हमें इसको इनपुट लेना है तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद आता है पुट्स। पुट्स क्या करता है? प्रिंट द स्ट्रिंग इन द आउटपुट विंडो, यानी कि जो स्ट्रिंग को हम कुछ भी अगर इनपुट लिए रहेंगे तो उसको हम प्रिंट करने के लिए पुट्स फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब जो मैथ का काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आता है SQRT फंक्शन। इसका क्या करता है? इसका काम होता है कि स्क्वायर रूट निकाल देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद आता है हमारा पाव फंक्शन। पाव फंक्शन का यूज करते हैं कि पावर बताता है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख दें कि पाव ऑफ 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 3 हमारा क्या होता है? 8 होता है। उसके बाद आता है हमारा लॉग। लॉग फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करते हैं कि ई की पावर अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है, अगर हम ए की जगह 10 लिख देंगे तो ई की पावर 10 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा ए साइन सी। ए साइन सी का वैल्यू किस लिए करते हैं? कि साइन का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर यहाँ 30 लिख दें तो यहाँ पे ए साइन 30 का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम अपने यूनिट के लगभग लास्ट में पहुंच गए हैं, तो हमें यहाँ पे जो भी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ी हैं उसके हमें प्रोग्राम्स को बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम को अच्छे से समझा दूंगा, आप इसको जा करके अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इसको रन करके देखेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी। WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम इन सी, जो ही रीड करता है कुछ वैल्यूज को, जो कि है हमारा 12, 49 और 67.89। उनको प्रिंट करना है, जो सबसे लास्ट में लिखे थे वो, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके पहले, सबसे पहले वाला, ठीक है। इस ऑर्डर में हमको प्रिंट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोग्राम बनाते टाइम सबसे पहले अपने हेडर फाइल जो है उनको इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोग्राम में लेके आए। उसके लिखेंगे हेज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हेज इंक्लूड कोयो डॉट एच। उसके बाद लिखेंगे हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। और मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वाइड। मेन फंक्शन का वाइड के अलावा और कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। वाइड के मतलब होता है हमारा क्या? ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब कि जीरो रिटर्न कर रहा है। उसके बाद कर्ली ब्रेस को ओपन करेंगे। देन अब देखो हमें क्या चाहिए, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? एक है हमारा 12 है, एक है हमारा 45 और दूसरा है हमारा 67.89। तो अब जिस प्रकार से ये वैल्यूज हैं उसी टाइप्स का हमें डाटा टाइप्स लेना होगा, यानी कि वेरिएबल लेना होगा जिसमें हम इसको स्टोर कर पाए। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? फिर से देख लो कि वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? कंटेनर, ठीक है, एक टाइप का कंटेनर समझ लो, मतलब बॉक्स, डिब्बा समझ लो सिंपल भाषा में। और डिब्बा समझ लो जिस डिब्बे में हमको ये वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक मान लो इंटीजर डिब्बा बनाए, इंटीजर डिब्बा बनाए ए नाम से, उसमें हम 12 को स्टोर कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज क्या है? इंटीजर है, तो इसके लिए इंटीजर नाम का डिब्बा बनाएंगे, यानी कि वेरिएबल बनाएंगे, जो कि इंटीजर ए कॉमा बी, ये हमारे दो वेरिएबल क्रिएट हो गए। उसके बाद क्या है? फ्लोट सी। ये देखो ये जो हमारा तीसरा नंबर है ये हमारा फ्लोट है, तो ए बी, तो इसका नाम कुछ भी तुम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सी ले लिया है और ये फ्लोट टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है। यानी क्या हुआ इससे? इससे हमारा 3 डिब्बे क्रिएट हुए, ठीक है, 3 डिब्बे समझो क्रिएट हुए, ठीक है, जिसका नाम ए है, एक बी है, एक सी है। ये दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं और ये हमारा फ्लोट टाइप का है। उसके बाद क्या किया हमने? अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया, यानी कि अगर उस पर कुछ लिखा हो तो वो चीज हट जाए, वो ना हमें दिखाई दे। उसके बाद क्या करना है? हमें इसमें डाटा को स्टोर करना है। तो ए की वैल्यू हमने क्या कर दी? ए में हमने 12 को स्टोर कर दिया, बी में हमने 45 को स्टोर कर दिया और सी में हमने 67.89 को स्टोर कर दिया। अब हमको प्रिंट करना है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है प्रिंट फंक्शन में कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद लिखते हैं हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम होता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट। अब देखो, अब सबसे पहले हमको क्या करना है? इसको प्रिंट कराना है, देन इसको प्रिंट कराना है, देन इसको प्रिंट कराना है। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सबसे पहले देखो कि ये किस तरह का डाटा है। तो ये है फ्लोट टाइप का डाटा। तो फ्लोट का क्या होता है? परसेंट एफ होता है, तो हमने यहाँ पे परसेंट एफ लिख दिया। फिर इसको कराना है, इसका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंट डी, तो परसेंट डी यहाँ पे लिख दिया। फिर आता है, फिर ये 12, 12 क्या है? इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज। तो ये तीनों हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसके बीच कोई कामा वामा नहीं रहता है। इसको बंद करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर क्या करना है, देखो फ्लोट वाले का नाम क्या है, सी है, लिख दिया। जो दूसरा इंटीजर है उसका नाम क्या है, बी है, बी लिख दिया। ए है तो ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब उसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे आउटपुट विंडो पे वो इसी तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है, जो भी जिस ऑर्डर में हम करे रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो देखो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी, जो कि रीड कर रहा है 3 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, जिसमें से 2 वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, और 1 वैल्यू क्या है, फ्लोट है, एंड प्रिंट देम इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, फॉलोइंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, किसमें, फ्लोट फिर इंटीजर। मतलब क्या कर रहा है कि 2 इंटीजर रीड कर रहा है, एक फ्लोट रीड कर रहा है, लेकिन प्रिंट के टाइम पे सबसे पहले फ्लोट प्रिंट कर रहा है, फिर इंटीजर प्रिंट कर रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डाटा को सिंपली असाइन कर दिया था। इसमें क्या कर रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो यूजर के द्वारा इनपुट हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे प्रोग्राम में, सबसे पहले अपना इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो मेन फंक्शन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इतना सब में करना ही है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले डिब्बा बनाएंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले डिब्बा। अब सामान लाए हो तुम कोई, तो सामान को रखने के लिए डिब्बा चाहिए ना। जैसे आटा लाए, मान लो चावल लाए, तो उसको रखने के लिए तुमको डिब्बा चाहिए होता है। सबसे पहले डिब्बा बनाओ। डिब्बा क्या बनाए, तो 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर बना लिए। उसके बाद एक फ्लोट है, तो फ्लोट सी लिख दिए। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, जिससे हमारा ये क्या हो रहा है कि सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लिए। अब यूजर से इनपुट करने के लिए हमने पढ़ा था स्कैनफ फंक्शन, ठीक है, स्कैनफ फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम। हम इससे एक बार में एक भी करवा सकते हैं, या एक ही बार में कई सारे वैल्यूज को भी इनपुट करवा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, स्कैनफ। उसके बाद क्या करवाना है, 2 इंटीजर। तो इंटीजर का क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, तो 2 बार परसेंट डी लिख दिया। उसके बाद फ्लोट है, तो फ्लोट का क्या होता है, परसेंट एफ लिख दिया, कर ली। और उसके बाद क्या है, डबल कोट्स क्लोज। फिर क्या है, फिर हमने क्या लिखते थे कि वेरिएबल के नाम के साथ हम एड्रेस का सिंबल लगाते थे। तो इंटीजर का क्या है नाम, ए है तो एड्रेस ए, फिर बी एड्रेस बी, फिर एड्रेस सी लिख दिए, जिससे कि जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट का, और वो जा करके ए बी और सी के डिब्बा में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि उसके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमको प्रिंट करते टाइम क्या करना था कि सबसे पहले हमको फ्लोट प्रिंट करना था, उसके बाद हमें इंटीजर को प्रिंट करना था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फ्लोट प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अपने यहाँ इसको ओपन किए ब्रैकेट को, उसके बाद डबल कोट में क्या लिखेंगे, परसेंट, परसेंट एफ, ठीक है, फ्लोट का ये होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो 0.3 मतलब क्या है कि जो हमारा डेसिमल के पॉइंट है, ये जैसे 5.3988109 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम परसेंट फ्लोट लगाते हैं तो इससे ये पूरा वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के सिर्फ 3 ही वैल्यू प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे परसेंट लिखने के बाद 0.3 लिख देंगे एफ, तो इससे हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा 5.398। इससे हमारा डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक ही सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो परसेंट इंटीजर लिख देंगे, और यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा नाम है वेरिएबल का वो लिख दे। याद रखेंगे कि जो स्कैनफ फंक्शन होता है उसमें हम एड्रेस देते हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू जाकर के कहीं पे स्टोर हो रही होती है, तो वहां पे हमें एड्रेस चाहिए होता है। लेकिन प्रिंटफ में हम यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखते हैं। उसके बाद गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। आप रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी, सम ऑफ 2 नंबर्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि 2 नंबर्स चाहिए, उनको हमको इनपुट लेना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे 2 नंबर क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो इंक्लूड कोनियो वाइड में इतना लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन। आप क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे कि ए इनपुट ले रहे हैं, एक डिब्बा बी के लिए बनाएंगे। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो उसको भी तो किसी डिब्बा में रखेंगे। अब मान लो आटा और चावल को हमने मिला दिया, ठीक है, तो उसको भी किसी अलग डिब्बे में, बर्तन में रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमने सी डिब्बा बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, क्लियर स्क्रीन यानी आउटपुट विंडो को हमने क्लियर कर दिया। फिर क्या है हमारा, देखो फिर क्या है कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे कि प्लीज इंटर द फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजर को, ठीक है। ये एज इट इज हमारा आउटपुट विंडो पे दिखाएगा, ठीक है, वहां पे लिखाएगा कि प्लीज इंटर द फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपना वैल्यू को इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कैनर का यूज किया, उसका इंटीजर का फॉर्मेट फाइल लगाया, कॉमा दिया, और एड्रेस ऑफ ए मतलब ए को हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद क्या है, प्रिंट अप प्लीज इंटर द सेकंड वैल्यू, मतलब कि हम सेकंड वैल्यू को इनपुट लेने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे स्कैनफ लिखा और फिर उसका भी फॉर्मेट फायर दिया और एड्रेस ऑफ बी।
मतलब सेकंड वैल्यू हमारा इनपुट हुआ। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ऑपरेशन अपना परफॉर्म किया जो कि था हमारा सम। तो a प्लस बी किया तो ये सम हो गया और फिर इसको हमने स्टोर कर दिया सी में, मतलब हमने इसको नए बर्तन में रख दिया। फिर ये सब चीजें हमारी फॉर्मेटिंग होती हैं जैसा भी आप करना चाहें, मतलब कि प्रिंट करके लाइन लाइन दे दे तो हमारे पास ऐसे लाइन लाइन आ जाएगा आउटपुट विंडो। उसके बाद प्रिंट सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि हमने न्यू लाइन दे दिया कि अगर हमारा यहाँ पे प्रिंट होते होते जा रहा था तो अब हमारा चीज यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सम इक्वल टू परसेंटेज, मतलब तुम जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब वर्ड लिखे होंगे वो एज इट इज हमारे आउटपुट विंडो पे लिखाएगा इक्वल टू। अब परसेंट डी क्या है, परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। तो इंटीजर किसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, सी की। तो सी की वैल्यू जो भी हमारी होगी वो प्रिंट हो जाएगा। मान लो कि ए हमारा 2 था, बी 3 था, तो सी हमारा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ अब हमारे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आप सब लोग इस यूनिट को अच्छे से समझें और सारे प्रोग्राम को खुद से करके देखें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।